आज हम अब लास्ट लेक्चर में हैं, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम एक तो पढ़ेंगे कि अब हम लास्ट का अपना कंपोनेंट कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का कैसे डिजाइन करें, जो कि हील है। आज हमें हील डिजाइन करनी है, और जो कि हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस में एक चेक हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग वो हमारा लेस देन 1.44 आया था, तो हमने वहां पर बोला था वी हैव टू डिजाइन अ शेयर की। तो लास्ट पे हमें एक शेयर की डिजाइन करनी पड़ेगी। तो आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा कि हील हम कैसे डिजाइन करेंगे और शेयर की हम कैसे डिजाइन करेंगे। और इसी के साथ हमारा कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल विद नो मतलब विद कंप्लीट बैकफिल लोड जिसमें था सिर्फ, तो आज हम वो डिजाइन करने जा रहे हैं। वो हमारा लास्ट का लेक्चर आज है, तो इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम यूनिफॉर्म सरचार्ज, लाइव लोड वगैरह, इंक्लाइंड सरचार्ज, उन पे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना डिजाइन ऑफ हील। तो डिजाइन ऑफ हील में अब हमें आप डिजाइन ऑफ हील स्लैब देख लीजिए। अब क्या है, मान लीजिए ये मेरी रिटेनिंग वॉल है, ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है मेरी, ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है। और आज जो मुझे डिजाइन करना है, आज मुझे डिजाइन इसका ये वाला पोर्शन करना है जो कि मैं आपको रेड में दिखा रही हूँ। ये वाला पोर्शन मुझे आज अपनी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का डिजाइन करना है, ठीक है। इसमें भी आप बिल्कुल टो की तरह, इसमें भी हम प्रेशर डायग्राम बनाएंगे कि इस पे अपवर्ड प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है, अपवर्ड प्रेशर डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा लेना देना अब भी इसके साथ है। अगर आपने डिजाइन ऑफ टो स्लैब देखा होगा, वहां पे हमने ये वाला प्रेशर भी निकाला था और ये वाला प्रेशर भी निकाला था। तो यहाँ पर अब हमें वो फिर से वो एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, वो इंटरपोलेशन से हमने निकाला था, तो हम यहाँ पर उस चीज में बच गए हैं। तो ये वाला प्रेशर हमें निकला था पिछले वाले वीडियो में, हमने निकाल के रखा था। इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा था, और यहाँ पर हमारा प्रेशर एट ए जो है वो आया था 69.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पिछले लेक्चर में आ चुका है, वो आप देख लीजिए कैसे। यहाँ पर हम वो फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी हम पिछले वीडियो की तरह जिस तरह टो स्लैब में किए, यहाँ पर भी हम इस फिगर को, जो हमारी प्रेशर डायग्राम है, इसको हम दो फिगर्स में डिवाइड करेंगे, एक तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का नाम है MNOP रखने जा रही हूँ। दिस इज M, दिस इज N, दिस इज O, दिस इज P, और इस वाले पॉइंट का नाम है क्यू रखूंगी। आप ए भी रख सकते हो। अब चूंकि मैं हील स्लैब डिजाइन कर रही हूँ तो मैं अलग ही कन्वेंशन लूंगी यहाँ पर PQ। तो यहाँ पर हमारा PQ जो है वो 69.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें भी हम अपने टो स्लैब की तरह इसमें भी अब हम क्या एनालाइज करेंगे, सारे लोड्स एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला लोड हमें इसमें क्या है, डेड वेट ऑफ हील स्लैब। डेड वेट ऑफ हील स्लैब पहला लोड हमें यहाँ पर निकालना है। डेड वेट ऑफ हील स्लैब वो किसके बराबर है, अभी तक हमने इतनी बार निकाला कि अब हमें याद रह जाना चाहिए। गामा इंटू एरिया, गामा इज 25, बी किसके बराबर है, अब हमारा गामा इज 25, ये वाली जो विड्थ हमारी बी दैट इज 1.45 मीटर्स एंड दिस इज 0.45 मीटर्स, ठीक है। तो ये डाल दीजिए बी 1.45, डी 0.45, तो आपका निकल के मल्टीप्लाई कर लीजिए 25, तो डेड वेट आ जाएगा आपकी हील स्लैब का। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम बी। अब बी हमारा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम बी, बी हमारा है, यहां पर हम लेते हैं डिस्टेंसेस इस पॉइंट से। अगर आपको याद होगा टो में हम इस पॉइंट से लेते थे डिस्टेंस, इसका नाम हमने ए डैश रखा हुआ था। तो हील में हम यहां से डिस्टेंसेस लेते हैं, इसका नाम आप बी रख लीजिए। तो अब डिस्टेंस फ्रॉम बी क्या आएगा, आप देख लीजिए। ये हील स्लैब जो है हमारी, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सेंट्रोइडल डिस्टेंस रेक्टेंगल की 1.45 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि लोड ऐसे है तो हमें सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऐसी देखनी है कि इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी है, वो कितनी है 1.45 डिवाइडेड बाय 2। तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसके मैग्नीट्यूड के साथ, आपका डेड वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपका डेड वेट निकल के आ जाएगा। मैं आपको नोटबुक दिखा देती हूँ, वो आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। आप ये देख लीजिए, ये हमारा सेल्फ वेट ऑफ हील है। ये फ्रेम में थोड़ा हम, ये हमारा सेल्फ वेट ऑफ हील है, गामा BD दैट इज 25 इंटू दिस 1.45 इंटू 0.45 दैट 16.31 किलो न्यूटन। डिस्टेंस फ्रॉम बी इज 1.45 बाई 2, तो मोमेंट हमारा आता है 11.824 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका डाउनवर्ड लोड है, ठीक है। अगर आप टो में आपको याद अगर है कि हमारा सिर्फ डाउनवर्ड लोड जो था वो सिर्फ डेड वेट की वजह से था, यहां पर लेकिन कॉमन सेंस है हमारा कि हमारी जो हील है इस पे हमारा कुछ बैकफिल भी पड़ता है, इस पे हमारी सॉइल होती है, और इस बैकफिल का भी कुछ डाउनवर्ड लोड होगा, है ना। तो वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं इन द डाउनवर्ड लोड, ठीक है। तो डाउनवर्ड लोड क्या है, लोड ड्यू टू वेट ऑफ बैकफिल, तो हमारी बैकफिल का भी कुछ ना कुछ वेट होगा। ये भी हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे ये निकालते थे, गामा इंटू एरिया। गामा लेकिन यहाँ पर 25 हम नहीं लेंगे, गामा हम यहाँ पर लेंगे यूनिट वेट ऑफ व्हाट, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जो कि 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमें 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमें दे के हैं, ठीक है। वो हमें दे के हैं क्वेश्चन में ही, अगर आप क्वेश्चन देखोगे वहां पर आपको दे के है यूनिट वेट या डेंसिटी जिसको आप कहोगे, तो दैट इज दिस गामा दे के, दैट इज 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है।
हो गया हमारा ये। तो यहाँ पर आप ये लेकिन याद रख लीजिएगा क्योंकि बी में और इसमें हमारी थोड़ी चेंज आती है। यहाँ पर आपका गामा 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, डायमेंशन लेकिन आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन ऊपर आप हेडिंग में लिख रहे हो मैग्नीट्यूड इन किलो न्यूटन, लेकिन ये जब आप इवेल्युएट करोगे इसका मैग्नीट्यूड आपको किलो न्यूटन पर मीटर में आ रहा है, तो आप बोलोगे हमने शायद गलत किया। गलत नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको याद हो कि कैंटिलीवर में आप एक चीज याद रखिए, जो इसका स्पैन है वो आप 1 मीटर लेते हो, तो वो 1 मीटर हम यहाँ पर दिखाते नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 मीटर करते हैं, हम पूरा इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो इसकी ये बी, दिस डी एंड दिस 1 मीटर जो इसका स्पैन है वो मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हमारा आंसर किलो न्यूटन पर मीटर में है, लेकिन हमने ऊपर लिखी है हेडिंग मैग्नीट्यूड इन किलो न्यूटन्स, तो ये बिल्कुल हमारा किलो न्यूटन में ही आएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई इसको 1 मीटर कर रहे हैं दिस स्पैन ऑफ रिटेनिंग वॉल, ठीक। मुझे लगा था ये अंडरस्टूड है, लेकिन फिर आई रियलाइज कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये पॉइंट बोल दिया। वेट ऑफ द बैकफिल में गामा बीडी फिर से हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 1 मैं नहीं दिखाऊंगी थ्रू आउट, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये मल्टीप्लाइड बाय 1 है, ओके। तो गामा बीडी, गामा मेरा यहाँ पर 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, बी मेरा 1.45 है मीटर्स है। अब ये कितना है मेरा, ये मेरा हाइट ऑफ द स्टेम है, पीछे भी हमने यूज किया क्योंकि स्टेम की हाइट पे तो है मेरा ये सारा बैकफिल, तो स्टेम की हाइट मेरी 4.75 है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर 123.97 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब ये भी एक रेक्टेंगल ही है, और जब मैं 20 से इस रेक्टेंगल की सेंट्रोइडल डिस्टेंस देखना चाहूं वो 1.45/2 आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे डेड वेट ऑफ द हील में निकालनी पड़ी सेंट्रोइडल डिस्टेंस, वही ऊपर भी आएगी क्योंकि दोनों रेक्टेंगल्स हैं, तो वो आपको 1.45/2 करके निकलेगी, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 89.87। फिर से मैं आपको नोटबुक दिखा दूं, आप अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए, ये देख लीजिए, तो वीडियो पॉज करके आप ये देख लीजिए कि आपका मोमेंट 89.87 आ रहा है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, अब हमें इवेल्युएट क्या करना है, ये आप याद रख लीजिए। हील में सिंस मेरा कोई लाइव लोड नहीं था, मेरा कोई यूनिफॉर्म इंक्लाइंड सरचार्ज नहीं था, तो मेरा डाउनवर्ड लोड और किसी वजह से नहीं आएगा। डाउनवर्ड लोड सिर्फ इन 2 चीजों की वजह से, एक तो डेड वेट मेरी हील का और मेरे बैकफिल का जो लोड है वो। अगर मेरा यहाँ पर इंक्लाइंड सरचार्ज होगा, जो कि आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो उसका लोड अलग हमें डाउनवर्ड लोड्स में इंक्लूड करना था, यहाँ पर हमें वो इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास है ही नहीं इन फर्स्ट प्लेस, ओके। अब हम इवैल्यूएट इसमें क्या करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस। तो ये हमारे डाउनवर्ड फोर्सेस आ गए, हम इनको मिटा देते हैं, लेकिन आप अपनी नोटबुक पे ना मिटाइएगा, आप प्लीज ये नोट करते रहिए ताकि आपके अच्छे नोट्स फॉर्म हो जाए और आपको इजी हो जाए एग्जाम में देख के आराम से। फिर आप कुछ भी डायमेंशन लेके थोड़ा ऊपर नीचे करके आप खुद फिर डिजाइन कर सकते हैं बहुत ईजिली, इसको बहुत कम टाइम आपको फिर लग जाएगा। अब हम अपवर्ड फोर्सेज इवैल्यूएट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने टो में इवैल्यूएट किया। ये वाला प्रोसीजर बिल्कुल टो वाले प्रोसीजर जैसा ही है, इसमें सिर्फ हमारा एक और लोड ऐड हो रहा है जो कि लोड ऑफ बैकफिल है, वेट ड्यू टू बैकफिल है, लोड ड्यू टू द वेट ऑफ बैकफिल है, बस। टो में हमारा वो लोड नहीं है, इसमें सिर्फ वो चीज हमारी इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। इसमें भी आप क्या करोगे, आप अपवर्ड फोर्स ड्यू टू रेक्टेंगल MNOP किसके बराबर होगा, लेंथ बाय ब्रेड्थ, क्योंकि ये हमारी प्रेशर डायग्राम है, इसमें हमें मल्टीप्लाई डेंसिटी नहीं करनी है या यूनिट वेट नहीं करना है, तो लेंथ बाय ब्रेड किसके बराबर है 1.45 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रेशर P मिनिमम हमारा कितना आया था, P मिनिमम हमारा 18.52 आया था। अगर हम फिर से चेक कर ले, P मिनिमम हमारा 18.52 आया था, बिल्कुल सही। P मिनिमम हमारा 18.52 आया था, 18.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका अपवर्ड प्रेशर ड्यू टू रेक्टेंगल MNOP, दैट विल बी 1.45 मल्टीप्लाइड बाय 18.52, जो कि आपको निकल कर आता है 26.854 किलो न्यूटन्स, ठीक है। सो यू आर गुड टू गो, आपका अपवर्ड फोर्स MNOP निकल चुका है। अब इसी MNOP की मुझे अगर सेंट्रोइडल डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम B, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस भी 1.45/2 करके निकलेगी। जब आप इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम बी को, आपका मोमेंट निकल कर आएगा 19.47 किलो न्यूटन मीटर। दिखा देती हूं मैं आपको, आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, सही है। अब हम चलते हैं आगे, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू ट्रायंगल ओपी क्यू, बिल्कुल टो जैसा ये भी है हमारा, ठीक है। तो इसका अपवर्ड फोर्स क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस है 1.45, ऑल्टीट्यूड अब क्या है, ये हमारा पी क्यू निकला था 69.67 पिछले वीडियो में, अगर आप देखोगे पी मिनिमम हमें पता है 18.52, तो मेरा ये पी क्यू किसके बराबर निकलेगा, ऑब्वियसली मेरा जो ये पी क्यू है ये निकल कर आएगा मेरा MQ माइनस MP, ठीक है। तो MQ किसके बराबर है 69.67 माइनस MP इज इक्वल टू NO इज इक्वल टू P मिनिमम इज इक्वल टू 18.52। ये जब आप सॉल्व करोगे और पुट करोगे हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड में, तो आपका आंसर आ जाएगा 37.08 किलो न्यूटन, या आपका आ गया अपवर्ड फोर्स ड्यू टू OPQ। अब इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस थोड़ी डिफरेंट आएगी, क्यों, ये हमारा एक रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल नहीं है, हमारा ट्राइंगल है, तो हमें देखना है कि हम एपेक्स से आ रहे हैं या बेस से आ रहे हैं, उसी हिसाब से हम इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस इवैल्यूएट करेंगे। हम B से आ रहे हैं, मतलब अगर ये मेरा ट्राइंगल है
और मैं यहां से आ रही हूँ, सॉरी ये मार्कर थोड़ा फेड हो गया, अगर ये मेरा ट्राइंगल है और मैं यहां से आ रही हूँ यहाँ की ओर, मींस मैं बेस से आ रही हूँ अपेक्स की ओर, मेरा स्पैन ये है 1.45, तो मेरी सेंट्रोइडल डिस्टेंस किसके बराबर आएगी 1/3 ऑफ 1.45, ठीक है 1/3 ऑफ 1.45 आएगा आपका 0.48 सेंट्रोइडल डिस्टेंस इस ट्राइंगल की, अगर आप बी से देखते हो, बी से, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से देखना है, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस डिस्टेंस फ्रॉम बी को मल्टीप्लाई कर दोगे मैग्नीट्यूड से, तो आपका जो मोमेंट है वो 17.79 किलो न्यूटन मीटर आएगा। फिर से आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं, फिर से क्या करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस भी निकल गए, डाउनवर्ड फोर्सेस भी निकल गए। अब हमें बेसिकली ये सब हम करते क्यों है, ताकि हमारा फैक्टर्ड मोमेंट हमें निकल कर आ जाए, जिसको हम एएसटी की इक्वेशन में पुट कर दे और हमारा एएसटी निकल कर आ जाए, ठीक है। अब आप फिर क्या करोगे, आप समेशन करोगे डाउनवर्ड मोमेंट्स को भी, आप समेशन करोगे अपवर्ड मोमेंट्स को भी। अभी आपने सारी मोमेंट्स निकाली, डाउनवर्ड भी अपवर्ड भी, तो जब आप समेशन करते हो अपवर्ड मोमेंट्स का, मतलब अपवर्ड मोमेंट्स का समेशन क्या 19.47 प्लस 17.79, आपका आंसर निकलता है 37.26 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आपका अपवर्ड मोमेंट है। डाउनवर्ड मोमेंट्स का भी आप समेशन कुछ कर लीजिए, वो भी कुछ करके आ जाएगा। तो नेट मोमेंट मेरा किसके बराबर आएगा, नेट मोमेंट मेरा आएगा, मुझे यहाँ पर अपेरेंटली लग रहा है क्योंकि मेरा वेट ऑफ द बैकवेल सबसे ज्यादा मोमेंट जनरेट कर रहा है 89.87, मतलब मेरा डाउनवर्ड लोड ही यहाँ पर ज्यादा होगा। तो मैं क्या करूंगी, समेशन ऑफ डाउनवर्ड मोमेंट, समेशन ऑफ डाउनवर्ड मोमेंट माइनस समेशन ऑफ अपवर्ड मोमेंट। तो डाउनवर्ड मेरी मोमेंट किसके बराबर है 11.824 प्लस 89.87, ये मेरी डाउनवर्ड मोमेंट है, माइनस 37.26, ये मेरी मोमेंट निकल कर आती है 64.434 किलो न्यूटन मीटर। तो ये मेरी नेट मोमेंट मुझे निकल कर आ गई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपनी नेट मोमेंट। हमें लेकिन चाहिए क्या, कि हम इसी नेट मोमेंट पे आप अपना डिजाइन स्टील कर सकते हैं, लेकिन हम फिर वो लिमिट स्टेट के एक असूल को हम वहां पर रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि लिमिट स्टेट क्या लेती है, लिमिट स्टेट मेथड क्या लेता है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेता है। तो अगर हम यही लेंगे जो डिजाइन हमारा अभी निकला था, अपवर्ड मोमेंट जो हमारा नेट मोमेंट अभी यहाँ पर निकला था, MN नेट मोमेंट हमारा निकला था 64.434 किलो न्यूटन मीटर, हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन हम लिमिट स्टेट के हिसाब से चलना चाहेंगे, जो हमें कहता है आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड कीजिए MF, या फिर मैं इसको कभी कभी MU से भी डिनोट करती हूँ, 1.5 ऑफ नेट मोमेंट मींस 1.5 ऑफ 64.434। तो आपका फैक्टर्ड मोमेंट जो है वो निकल कर आता है 96.651 किलो न्यूटन मीटर। आप इसी फैक्टर्ड मोमेंट को आप एएसटी की इक्वेशन में पुट करके अपना एएसटी निकालोगे, जो कि बहुत आसान है और अभी तक हमने मुझे लगता है 1000 बार कर लिया, क्योंकि ये एएसटी की इक्वेशन आपको हर जगह डालनी पड़ती है, बीम्स में, स्लैब्स में, हर जगह। तो अब एएसटी की इक्वेशन क्या है, हमें तो अब जुबानी याद हो चुका होगा, 0.87 FY AST D into 1 minus FY AST divided by FCK into BD। इसमें हमें अभी हमारा फैक्टर्ड मोमेंट भी निकला 0.87, हमें पता है FY 415 है, AST हमारी रिक्वायरमेंट है जो ढूंढना है। अब यहाँ पर D क्या है, यहाँ D मेरी हील स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ है, हील स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी है मेरी, ठीक है। इसमें भी डी वही, आप देखोगे कैंटिलीवर में आपका डी जो है ना वो थ्रू आउट सेम रहेगा, स्टेम में भी और बेस में भी। क्यों, क्योंकि आप बेस की और स्टेम की बेस की थिकनेस, मतलब ये वाली और ये वाली थिकनेस आप सेम लेते हो, इसीलिए आपको सारे एएसटी में एक ही इक्वेशन बनती है, सिर्फ मोमेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। जब हम आगे जाके काउंटर फूट देखेंगे उसमें आपको डी के वैल्यू डिफरेंट आ जाएंगे, जो कि हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एमयू का वैल्यू आपका सिर्फ चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको नोटबुक पे दिखा देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल पिछला रिकैप है, आप ये देख लीजिए। ये आपका फैक्टर्ड मोमेंट आ गया 96.651 किलो न्यूटन मीटर। इसको मैंने अब इसमें पुट कर दिया। ये वाला जो मेरा RHS है, ये बिल्कुल मेरा वैसा ही आ गया जैसा स्टेम के डिजाइन में और टो के डिजाइन में आ गया था, ठीक है। दैट इज 14420 AST माइनस 7.49 AST स्क्वायर। तो चेंज क्या हुआ, चेंज सिर्फ और सिर्फ मेरा मोमेंट हुआ। इसको जब मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ, जो मैंने आपको पहले के वीडियोस में दिखाया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो वो देख लीजिए आप। तो AST हम मिनिमम वाला लेते हैं 694.23 mm स्क्वायर। मिनिमम मतलब जो आपके दो रूट्स निकलेंगे उसमें से आप मिनिमम वाला रूट लोगे, जो कि नॉन नेगेटिव होगा, ठीक। तो 694.23 यहाँ पर, लेकिन AST मिनिमम जब मैं चेक करती हूँ, जो मैंने फॉर्मूला आगे वाले यहाँ पर दी है मैंने, AST मिनिमम मैंने जहां पर चेक किया होगा आपको मैं एक बार दिखा दूं। AST मिनिमम मैंने यहाँ पर 0.2% ऑफ BD की फॉर्मूला से निकाला है, या 0.2% भी आप निकाल सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने 0.2% ऑफ BD की फॉर्मूला से AST मिनिमम निकाला है। यहाँ पर भी जब हम वैसे ही निकालते हैं, B का वैल्यू भी वही, D का वैल्यू भी वही, यहाँ पर भी हमने AST मिनिमम निकाला है ना, तो हमें फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। हमने AST मिनिमम 900 mm स्क्वायर निकाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी स्टेम टू हील में सब में चूंकि डायमेंशन हमारे सेम, डी सेम, बी सेम, डी का वैल्यू तो 1000 ही है, तो एएसटी मिनिमम का वैल्यू वही रह जाएगा 900 mm स्क्वायर। देख लीजिए मिनिमम का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, मतलब हम मिनिमम से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमें या तो मिनिमम ही प्रोवाइड करना है या मिनिमम से ज्यादा प्रोवाइड करना है। यहाँ पर फिर हम एएसटी क्या प्रोवाइड करेंगे, 900 mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल जैसे अभी तक हमने टो में भी, अगर आपको याद होगा, टो में भी हमारा एएसटी जो हमारा कैलकुलेटेड था वो लेस देन एएसटी मिनिमम आया था, तो हमने एएसटी मिनिमम प्रोवाइड किया था। यहाँ पर भी हम वही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे जो हमने टो में की।
यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे 10 mm डायाबास एंड 80 mm सेंटर टू सेंटर, जिस तरह हमने अभी तक किया बिल्कुल वैसे ही कीजिए। टो की तरह ही ये भी डिजाइन कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील वैसा ही प्रोवाइड कीजिए जैसा आपने टो में प्रोवाइड किया, 8 mm डायाबास एट 90 mm सेंटर टू सेंटर। अब आपको असली से सीखना क्या था कि आप ये डिस्ट्रीब्यूशन ये स्टील की करते कैसे हो, कौन सी स्टील कहां पर पड़ जाती है। अब जो मैं ये डायग्राम बनाने वाली हूं, इस डायग्राम में आप देख लीजिए, मैं आपको सारी डिस्ट्रीब्यूशंस करके दिखाऊंगी। ठीक है, मेरे पास 3 मार्कर्स नहीं है वरना ज्यादा इजी हो जाता हमारे लिए। देख लीजिए आप, ये मेरी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, अच्छे से देख लीजिएगा, और ये हो गया हमारा मेन स्टील। अब पहले स्टेम का मेन स्टील ऐसे पड़ता है, क्यों? क्योंकि लोड ज्यादा यहां से आता है। ठीक, टो का, दिस इज टो का मेन स्टील यहां से पड़ता है क्योंकि यहां से हमारा पी मैक्स है, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम अपवर्ड प्रेशर है। हील का मेन स्टील यहां से पड़ता है क्योंकि अगर आपने जो हमने अभी हील का ये टेबल बनाया, इसमें वेट ऑफ बैकफिल जो है वो सबसे ज्यादा मोमेंट क्रिएट करता है, सबसे ज्यादा लोड जनरेट करता है। आप खुद देख लीजिए, यू कैन सी बाय योरसेल्फ, 123.97 किलो न्यूटन सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ लोड जनरेट कर रहा है, मोमेंट 89.87 जनरेट कर रहा है, और इसका नेट डाउनवर्ड मोमेंट है, मतलब इसका ज्यादा फोर्स इस वाले फेस पे पड़ता होगा। जब ज्यादा फोर्स इस वाले फेस पे पड़ता है तो ऑब्वियसली आप मेन स्टील वहीं से दोगे। तो टोटल मेन स्टील की डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ये है। वी आर गुड टू गो। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मैंने आपको पहले ही बोल दिया क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये कहीं से भी प्रोवाइड कर दीजिए। बाकी सारा मेरा जो स्टील है अब वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। बाकी सारा स्टील से क्या मतलब, ये वाला स्टील डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला स्टील डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला स्टील डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से जो मैं स्टील प्रोवाइड करूंगी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से जो स्टील प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से स्टील जो प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो आपको मेन स्टील जो है सिर्फ वो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दी और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दी। आई होप आपको इस डायग्राम से समझ आ गया होगा कि मेन स्टील हम कहां कहां पर पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारा सारा कुछ डिजाइन हो गया, हमारा हील भी डिजाइन हो गया, टो भी डिजाइन हो गया, स्टेम भी डिजाइन हो गया। अब हमारा एक चेक जो गलत आया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग का जो था, हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग वो लेस देन 1.44 आया था। मतलब हमारी जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो हमने बनाई है, सारा स्टील वगैरह जिसमें हमने डाल दिया, वो स्लाइड हो जाएगी। तो हमारा क्या फायदा आएगा डिजाइन करने का? क्या हमें सब कुछ नए से डिजाइन करना है? बिल्कुल नहीं, नए से डिजाइन बिल्कुल नहीं करना है। फिर क्या करेंगे हम लोग? हम शेयर की डिजाइन करेंगे, जो कि मैंने आपको समझा दिया है कि वो वर्क कैसे करता है शेयर की, वो मैं अब आपको डिजाइन करके दिखा देती हूँ। शेयर की में हम एक, पहले मैं आपको यहाँ पर एक रिटेनिंग, हमारी रिटेनिंग वॉल है। अब ये सारा डिजाइन हमने कर दिया, मेन स्टील वगैरह पुट कर दिया। अब मुझे इसमें क्या करनी है? शेयर की डिजाइन करनी है। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर डिजायरेबल पोजीशन मेरी शेयर की ये है, मैं यहाँ पर शेयर की डिजाइन करती हूँ। तो मैं अज्यूम करती हूँ डायमेंशंस कि मैं अपनी शेयर की जो है वो प्रोवाइड करूंगी 450 mm क्रॉस 600 mm। मतलब ये वाला डायमेंशन मेरा 450 mm है, ये वाला डायमेंशन मेरा 600 mm है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये मेरा, ये इस पॉइंट को मैं ओ नाम रखती हूं, इस पॉइंट को मैं पी नाम रखती हूं। ठीक, अच्छे से ये पॉइंट आप समझ लीजिए। यहां पर ये फेज जो है, यहां पर मेरी सॉइल यहां से आ रही है, ऐसे मेरी सॉइल है। तो ये वाली सॉइल जो ओपी के लेफ्ट हैंड साइड से है, वो इसको प्रेशर जो है, ये मेरा ओपी का फेस है, सॉइल यहां से ऐसे आ रही है। तो इस फेस पे मेरी सॉइल जो है वो ऐसे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, मतलब ये इसको मूव करवा रही है टुवर्ड्स द सॉइल, क्योंकि यहां से मेरी सॉइल का एक ट्रेजर है जो कि मेरी रिटेनिंग वॉल होल्ड कर रही है। लेकिन मैं शेयर की चूंकि ग्राउंड लेवल के बिलो प्रोवाइड कर रही हूं, तो ग्राउंड लेवल के बिलो मेरी होमोजेनस सॉइल हर साइड से है। ठीक है, तो यहां से जो मेरा प्रेशर आ रहा है, सॉइल प्रेशर, वो कोशिश करेगा कि मेरी जो ये शेयर की है ये यहां की ओर चली जाए। ठीक है, इसका पैसिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा। पैसिव प्रेशर मतलब विच मूव्स योर स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द सॉइल। तो ये सॉइल की तरफ इसको धकेल रही है। यहां से मेरी सॉइल है, मेजर सॉइल है जो मेरी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये इसका पैसिव प्रेशर जनरेट करेगी यहां की ओर। अब यही पैसिव प्रेशर जो है, अर्थ प्रेशर, ओ पे कितना होगा? ओ पे कितना होगा? ओ पे पैसिव प्रेशर किसके बराबर होगा? ठीक है, तो पैसिव प्रेशर एट ओ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ पैसिव प्रेशर इनटू 85.54। अब आप बोलोगे ये क्या मसला है? ये मसला ये है कि हम देख लेते हैं, देख लीजिए अब क्या ये है। तो हमारा KP टाइम्स 85.54। नाउ फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने जियोटेक नहीं पढ़ा है, उनको मैं ये बता दूं कि जियोटेक में हमारी एक फॉर्मूला है दैट हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर इज इक्वल, और हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर बाय वर्टिकल अर्थ प्रेशर का जो रेशियो है वो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर के बराबर होता है, चाहे फिर वो एक्टिव हो या पैसिव हो। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करती हूँ, यहां पर मैं बोलती हूँ दैट मेरा पी नॉट, ये मेरा पी नॉट है, ये पैसिव अर्थ प्रेशर है, तो मैं सिग्मा हॉरिजॉन्टल ले रही हूँ। ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वी, दैट इज वर्टिकल अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो सिग्मा वी किसके बराबर है? अगर आप पीछे के वीडियोस देखोगे तो हमने देखा था कि टो जो है, टो पॉइंट के नीचे
हमने शायद उसका नाम रखा था बी, 2 पॉइंट की जे, बिल्कुल हमने यहाँ पर नाम रखा था बी। जब हमने ऐसी डायग्राम बनाई थी तो यहाँ पर हमें ये इंटरपोलेशन से निकला था बी, यहाँ पर हमारा ये जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स निकला था ये 85.54 आया था। ठीक है, तो ये वर्टिकल फोर्स है ना, ये वर्टिकल अर्थ प्रेशर है, तो पी नॉट हॉरिजॉन्टल है, तो इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके मुझे ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पर लेकिन कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर पैसिव आएगा क्योंकि ये सॉइल को धकेल रही है टुवर्ड्स द सॉइल विच इज बीइंग रिटेन्ड बाय द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, ऑल्सो हमारी जियोटेक में एक फॉर्मूला है दैट Kp इज इक्वल टू 1 by Ka, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर मेरा 0.33 आया था, जो मैं उसका रेसिप्रोकल करती हूँ वो 3 आ जाता है, तो P नॉट इज इक्वल टू Kp मैंने कैसे कर दिया 1 by Ka करके, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 0.33, तो मेरा 3 आंसर आ जाता है, 3 टाइम्स 85.54, तो ये करके मुझे आंसर 256.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। मतलब यहाँ पर O पर मेरा प्रेशर कितना है 256.62, ये आप याद रख लीजिएगा, मैं फिर यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। मतलब आप देखिए ये वाला प्रेशर जो है यहाँ पर, वरना हमारी अर्थ प्रेशर डायग्राम ऐसे होती है, लेकिन जब आप पैसिव प्रेशर की बात करते हो आपको ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर जो है ये 256.62 है ये। अब हम देखेंगे हमारे पी पर कितना प्रेशर होगा। हमारे पी पर एक तो ये ऊपर वाला प्रेशर होगा, मतलब ऐसे कांस्टेंट प्रेशर होगा, ये 256.62 यहाँ पर पी पर भी होगा, और क्या होगा, और ओवरबर्डन प्रेशर होगा, ओवरबर्डन का प्रेशर होगा। ओवरबर्डन मतलब जितनी इस ओ और पी के दरमियान में सॉइल है वो भी इस पॉइंट पी पर कुछ प्रेशर जनरेट करेगी। ओ के ऊपर तो सीधे रिटेनिंग वॉल था, रिटेनिंग वॉल की वजह से प्रेशर जमीन पे कितना आता है, वो वापस कितना प्रेशर जनरेट करता है वो हमने देख लिया, वो हमारा कुछ 256.62 आ रहा है। अब पी पे एक तो ये 256.62 का लोड पड़ेगा, और ओपी में जितनी सॉइल है उसका लोड पी पर पड़ेगा। अब ओपी पे कितना ओवरबर्डन है, नाउ पैसिव प्रेशर एट पी, पहले मैं सब कुछ मिटा दूं। नाउ पैसिव प्रेशर एट पी, पैसिव प्रेशर एट पी इज इक्वल टू, एक तो यही 256.62 प्लस ओवरबर्डन। ओवरबर्डन किसके बराबर होता है, ओवरबर्डन होता है हमारा बराबर पैसिव अर्थ प्रेशर इनटू गामा इनटू एच। ठीक है, इस केपी गामा को हम सिग्मा भी बोलते हैं, केपी गामा है सिग्मा। ठीक, तो दिस इज सिग्मा एच और केपी गामा एच। ठीक है, तो 256.62 प्लस केपी गामा एच, केपी हमारा 3 आया था, गामा का वैल्यू 18 है, और एच का वैल्यू अब आप क्या लोगे, एच का वैल्यू ऑब्वियसली ओपी का वैल्यू कितना है 600 mm और 0.6 मीटर्स, तो एच का वैल्यू आपका 0.6 मीटर्स है। ये आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका पैसिव प्रेशर एट पी जो है वो 289.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो प्रेशर्स निकालने से हमें क्या हो जाएगा आप वो देख लीजिए। तो एक तो पहले हमारी प्रेशर डायग्राम ऐसी थी और फिर ऐसी थी, मतलब P पर एक तो मेरा 256.6 है प्लस इस ट्राइंगल की बेस जो कि 3 टाइम्स 18 इंटू 0.6 के बराबर है। ठीक, आपको समझ आया, आपको इसके लिए पहले जियोटेक आना चाहिए तब आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक, फिलहाल के लिए हमने क्या ले लिया, हमारा अर्थ प्रेशर एट P हमें निकल गया 289.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग इवेल्युएट करेंगे जो कि बराबर है 0.9 म्यू टाइम्स समेशन W डिवाइड बाय समेशन ऑफ P। अब हमारा इसमें ऐड क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऐड हो जाएगा अर्थ प्रेशर एट P। इसी की वजह से हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारा तो हमने पीछे इवेल्युएट कर दिया था, लेकिन न्यूमिनेटर में अब आपको ऐड करना पड़ेगा 289.02, मतलब 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 191.09 प्लस 289.02 डिवाइडेड बाय 81.03। तो ये सॉल्व करके आपका आंसर 4.16 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1.44। मतलब अब कोई सवाल ही नहीं है कि आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो है वो स्लाइड कर सके। हेंस वी आर डन। अब इस शेयर की में भी हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या हमारा कुछ और वीडियो बनने वाला है? बिल्कुल नहीं। शेयर की में हम टो और हील की ही रेनफोर्समेंट एक्सटेंड करते हैं, ये रेनफोर्समेंट यहाँ, ये रेनफोर्समेंट यहाँ, यही हम एक्सटेंड करते हैं शेयर की में, एंड वी आर गुड टू गो। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। इंशाल्लाह हम आगे अब और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिसमें हम यूनिफॉर्म सरचार्ज या लाइव लोड देखेंगे और फिर हम इंक्लाइंड सरचार्ज भी देखेंगे। थैंक यू।